हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, कल एग्जाम था जेई एडवांस का। अगली बारी अब आपकी है। बहुत अच्छा पेपर आया था इस बार भी आईआईटी का। आईआईटी वाला मतलब आईआईटी का फिक्स्ड है बच्चों। मतलब जो बातें मैं आपको कई बार मैंने आपको बताई भी हैं, वो कभी अपने स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कोई कुछ भी कही जाए कि आसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है उन्होंने इतने सालों से, वो वैसा ही पेपर डालते हैं। और आईआईटी के पेपर्स टफ ही होते हैं। मतलब वो टफ, बट अगेन एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो वो आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे। सब कुछ सिलेबस वाला है, लेकिन वो आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आना चाहिए। मतलब 3A तक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 3A का हर क्वेश्चन, नोट्स का हर वर्ड आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अदरवाइज आप उड़ जाओगे उस एग्जाम में। तो खैर, वो देखना मत पेपर बच्चों। जैसे आपको मैंने बताया हुआ है कि एंड में करेंगे हम वो पेपर्स, राइट? तो अभी मत देखना। ऐसे कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन देख के आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा। वो एज अ टेस्ट पूरा ही देने वाला होता है। अभी नहीं पता, देखते हैं अब आपका। आई थिंक आपका भी अब विद इन 15 डेज क्लैरिटी हो जाएगी सारी। अच्छा हुआ है, बट मतलब ये टेस्ट पिछले साल के कंपैरिजन में टफ था, तो अभी वो थोड़ा एस्टिमेट नहीं लग रहा कि कितना अच्छा हुआ है। इस बार तो खैर रिजल्ट ही बड़े जल्दी आ जाएगा। मैं बात कर रहा था जेई मेंस आपका कब होगा, जनवरी में होगा कि नहीं? हाँ, आपका टेस्ट मैं आपको आज बताऊंगा। आपके एडवांस टेस्ट का ना शेड्यूल मुझे याद था, मैं बताऊंगा। आप उसकी टेंशन छोड़ो, जनवरी में है कि नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन करो बढ़िया प्रॉपर। स्पेकुलेशन में अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो, है ना? एंड यूट्यूब तो बिल्कुल मत देखना इससे रिलेटेड। इतनी बकवास भरी हुई है ना यूट्यूब पे इन सब चीजों से रिलेटेड। उस पे लोग सिर्फ वो कंटेंट डालते हैं जिससे लोगों को लगता है कि व्यूज आएंगे। वो असली में सच है झूठ है, उससे कोई उन्हें लिंक नहीं होता। हाँ, चैप्टर है आज खत्म हो जाएगा। लाइट की बच्चों अलग अलग नेचर्स होती हैं, इनको मिक्स मत करो। अभी आप में से किसी ने पूछा था, ठीक है? मतलब लाइट कहीं पे पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है, कहीं पे वेव नेचर की तरह बिहेव करती है, राइट? कहीं पे कुछ है, तो मतलब हर जगह पे हर कंसेप्ट नहीं लग सकता। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ पे फिर पार्टिकल नेचर कैसे आएगा। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अभी तो हम बिल्कुल लाइट को एज अ वेव पढ़ रहे हैं। ओके। तो बच्चों, ये मैं आपको कहा था लास्ट टाइम डिराइव करने को। हमें निकालना था कि ये एक्सप्रेशन निकालना था, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है? तो हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब है।
मतलब साइन तो हमें पता ही है कि किधर को होगा। तो अब ये निकलेगा कैसे बच्चों? देखो बच्चों, मोमेंटम क्या होता है? मतलब एक हमारे पास रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी इज इक्वल टू एच बाय पी। दूसरा हमारे पास है एनर्जी का, यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये बन गया एच सी बाय, यहाँ लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपॉन एच बाय पी। तो यहाँ से इस तरीके से मोमेंटम बन गया यू बाय सी। ठीक है, तो यस, ये मैंने आपके वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से लिया है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, यहां से बच्चों जब मोमेंटम आ गया, यहां से हम बना सकते हैं फोर्स। फोर्स हमें पता है क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये बन गया u बाय सी अपॉन टी। लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी फोटोन पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से बन जाएगा बच्चों हमारे पास टर्म रेडिएशन प्रेशर की, वो बन गई फोर्स अपॉन एरिया। फोटोन का मास नहीं होता, बट फोटोन के लिए ये रिलेशन वैलिड है। फोटोन इज द ओनली सच पार्टिकल जिस पे ये आप लगा सकते हो। तो ये बन गया u अपॉन सी ए टी। अब बच्चों हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है, ये हमने पहले भी बात की होगी पक्का, एनर्जी पर एरिया पर टाइम। कहाँ पे बात की थी बच्चों इंटेंसिटी की, बताओ? वेव्स में, उसमें भी आया था, रेडिएशन में भी आया था। राइट,
तो अब ये टर्म आप देख सकते हो, दिस इज इंटेंसिटी। तो इसलिए आपके पास रिलेशन बन गया रेडिएशन प्रेशर P इज इक्वल टू I/C। ये एनर्जी टोटल एनर्जी होती है जब आप E इक्वल टू एच न्यू निकालते हो। इसमें ये नहीं कहते आप काइनेटिक पोटेंशियल नहीं कहते, दिस इज द टोटल एनर्जी। तो बच्चों प्लीज ये याद रखना कि ये जो P है इसको पावर से मत कंफ्यूज करना, राइट? दिस इज फॉर प्रेशर। हाँ, पावर बाय एरिया मैंने गलत लिखा। तो बेसिकली दो रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं, एक तो चेंज इन मोमेंटम और एक ये प्रेशर जो वेव ने एक्सर्ट किया। ठीक है, सिमिलरली बच्चों जो दूसरा केस बनेगा, केस 2 जब रिफ्लेक्ट किया है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या रिजल्ट्स बनेंगे? तब चेंज इन मोमेंटम क्या बन जाएगा? बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हमें पता ही है, 2u/c। और अब इस केस में जो रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा वो 2I/c हो जाएगा। अंडरस्टूड? देखो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये देखो ऊपर ये ड्राइव किया तो है हमने, ये रेडिएशन प्रेशर जो था ये बन गया U/CAT, और U/AT क्या था, इंटेंसिटी। तो उधर से I/C बन गया। ओके, तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों इक्वेशन ऑफ EM वेव। तो बच्चों EM वेव की इक्वेशन भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे नॉर्मल किसी भी वेव की होती है। तो ये क्या बन जाएगी,
E is equal to E naught sine of kx minus omega t प्लस फाइव। और सिमिलरली अब यहाँ पे बच्चों दो इक्वेशंस आएंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है जी। अब यहां से हमें क्या कुछ पता है बच्चों, इन इक्वेशन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते होंगे? देखो, एक तो हमें पता है कि जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि E बाय बी हुआ चाहे E नॉट बाय बी नॉट हुआ वो C है, राइट? Which we also know from wave equation कि will be equal to omega by k, isn't it? वेव स्पीड ओमेगा बाय के होती है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा, मतलब एग्जैक्टली सेम टर्म बनेगी दोनों के लिए। साइन, चाहे साइन में चाहे कॉस में, क्योंकि दोनों का फेस सेम है, राइट? तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक में साइन आ जाए और एक में कॉस आ जाए, या कुछ भी, मतलब कोई फर्क हो ही नहीं सकता, आगे वाली टर्म बिल्कुल सेम होएगी। नेक्स्ट बच्चों, ये जो इक्वेशन के अंदर एक्स आ रहा है के एक्स, वो क्या नोट कर रहा है? ये जो टर्म आ रही है के एक्स माइनस ओमेगा टी, मगर मतलब मान लो मैंने एक्स की फॉर्म में लिखा है, तो एक्स क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? जो इक्वेशन के अंदर आता है कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड जो भी आएगा, वो क्या बताता है? वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो याद करो हम क्या कहते थे, अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो इससे हमें पता चलता है कि वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। तो मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ के है,
उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो याद करो, कोफिशिएंट ऑफ के से ये तो पता चल गया कि वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब ये देखने के लिए कि प्लस एक्स है या माइनस एक्स है, तो उसके लिए हम पूरी टर्म को देखते हैं। मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, तो उससे पता चलता है कि वेव प्लस एक्स में जा रही है। और अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी होता है, तो उससे पता चलता है कि वेव माइनस एक्स में जा रही है। तो इस इक्वेशन से हमें वेव की डायरेक्शन भी पता चल गई कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो बच्चों यहाँ ना ऐसा करो, वेक्टर लगा दो ई के ऊपर। तो हमें यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि जो बेसिकली क्या हुआ कि इस कोफिशिएंट से आपको ये पता चल गया कि वेव की डायरेक्शन क्या है। करेक्ट। और ई और बी की हमें जो भी डायरेक्शंस गिवन होंगी, ये पक्का है कि ई हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बी, राइट। और ये भी पक्का है कि ई क्रॉस बी जो है वो किसके अलोंग पॉइंट करना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेव के अलोंग, जो कि हमें इधर से पता चलेगी। ठीक है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जो इक्वेशन गिवन हो, उस इक्वेशन में आपको ई और बी की डायरेक्शंस भी मेंशन्ड हो, तो उसमें आपके पास ये फर्दर रिलेशंस आ गए। क्या बच्चों समझ आ रहा है? जैसे अगर हम मतलब मान लो एक एग्जांपल करें, ये जो मैं जान के लिख रहा हूँ कुछ डायरेक्शन ए कैप। ये आपको इक्वेशन गिवन है फॉर ईएम वेव ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। ठीक है।
ए बी कुछ नहीं बताया आपको, ऐसे ही छोड़ा हुआ है, मतलब ए बी आर सम अननोन डायरेक्शंस। तो बच्चों बताओ आप क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हो? ट्राई टू राइट ऑल रिजल्ट्स। मतलब क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हो आप? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, जो जो प्रॉपर्टीज लिख सकते हो सब लिख दो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मतलब क्या क्या क्वांटिटीज मुझे चाहिए? ई नॉट बताओ क्या हुआ? फिर बताओ के क्या हुआ? फिर बताओ ओमेगा क्या हुआ? ई नॉट तो सबसे आसान है, राइट? 10 सी। के बताओ, के में गलती करोगे।
फिर डायरेक्शन ऑफ वेव बताओ। के क्या होता है? आप में से किसी ने पूछा है के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा, एंगुलर वेव नंबर। राम गलत है, तुषार गलत है। ये तीनों आंसर भेजो मुझे बच्चों इकट्ठे। ई नॉट तो मैंने लिख ही दिया। के, ओमेगा और डायरेक्शन, तीनों बताओ। शोभित ठीक है। गोपाल ठीक है। अब इनके बेसिस पे आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिलेशन लिखने की कोशिश करो। सॉल्व नहीं करना, जस्ट राइट एक्सप्रेशंस फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर में जो भी इक्वेशंस बन सकती हैं वो लिखो, ए कैप बी कैप में। चलो बच्चों करो फटाफट। डायरेक्शन मुझे आई कैप जे कैप में चाहिए। डायरेक्शन में एंगल नहीं चाहिए बच्चों, आई कैप जे कैप में चाहिए डायरेक्शन।
हाँ जी बच्चों, बता दूं। देखो डायरेक्शन कैसे आएगी, वो जो टर्म दी हुई है साइन के अंदर, उसका यूनिट वेक्टर बना देंगे हम। राइट। आप में से कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक्स देख लिया और उसके अकॉर्डिंग के को बोल दिया 2। भाई अब वेव एक्स में नहीं जा रही, वेव एक्स और वाई दोनों में जा रही है। तो अब के क्या बन जाएगा बच्चों, के कैसे लिखोगे। नॉर्मली जब सिंगल डायरेक्शन होती है तो हम मतलब सीधा कहते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट ले लो। यहाँ दो डायरेक्शंस इन्वॉल्व हैं, राइट। तो उसको जब यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो के आ जाएगा आपका √13। राइट, इसको ऐसे लिख दोगे ना आप, मतलब √13 × 2x + 3y/√13, इस तरह लिखना पड़ेगा। उसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बनाने के लिए। ठीक है जी। फिर ओमेगा क्या हो गया, हमें पता है ω/k=c, तो ओमेगा बन गया √13c। ये बच्चों ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ एक्स वाई में लिखा था, एक्स वाई जेड में भी हो सकता था, बट कंसेप्ट तो यही रहेगा। अंडरस्टूड। बोलो भाई कुछ। अब ए और बी में क्या रिलेशंस बन जाएंगे बच्चों। एक तो ये बन जाएगा कि ए कैप डॉट बी कैप शुड बी इक्वल टू 0, राइट। और दूसरा क्या बन जाएगा कि जो ए कैप क्रॉस बी कैप है, ये क्या होना चाहिए। दिस शुड बी, हम ये नहीं कहेंगे बच्चों इक्वल टू, हम ये कहेंगे दिस इज पैरेलल टू आई कैप + 3 जे कैप बाय √13।
ये मैंने, ये कई लोगों का डाउट आया कि मैंने इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, पैरेलल क्यों लिखा है। बताओ ये क्यों लिखा है मैंने, इक्वल टू क्यों नहीं डाल दिया। यस। जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनका यूनिट वेक्टर सेम नहीं होता। फिर बोलो, जो वेक्टर्स, जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनका यूनिट वेक्टर सेम नहीं होता। अगर वो आई कैप जे कैप में हो तो, मतलब अगर मुझे ए कैप बी कैप गिवन होते इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, तो जो आप कह रहे हो वो लिख सकते थे। वो भी सेम नहीं, मतलब सेम रेशो में। हाँ भाई बताओ, मैंने इक्वल टू क्यों नहीं लिखा। ये रिलेशन समझ आया सबसे पहले तो कैसे लिखा है। ये दोनों, पहले तो ये बताओ कि ये दोनों रिलेशंस डिनोट क्या कर रहे हैं। ए कैप डॉट बी कैप जीरो कैसे आया, ई इज परपेंडिकुलर टू बी, राइट। दूसरा रिलेशन कैसे आ रहा है कि जो ई क्रॉस बी होता है वो सी के अलोंग होता है। तो मैंने कहा, तो हमने वेव की डायरेक्शन तो निकाली ली पहले ही ऊपर, तो मैंने कह दिया कि जो ए कैप क्रॉस बी कैप है वो पैरेलल होगा टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप बाय रूट 3। ठीक है, तो अब बात ये आ रही थी कि इक्वल टू क्यों नहीं लिख दिया। बच्चों सिंपल बात है, ए कैप क्रॉस बी कैप क्या यूनिट वेक्टर आना जरूरी है। इस केस में तो जरूरी है वैसे, नॉर्मली इट्स नॉट नेसेसरी। कोई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जरूरी नहीं है ना कि यूनिट वेक्टर ही आए। अगर हम कोई दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, इज इट नेसेसरी कि वो यूनिट वेक्टर ही आएगा। वो तो ए बी साइन थीटा बनेगा ना, तो थीटा पे डिपेंड करता है। बट इस केस में क्यों काम चल जाएगा। इस केस में पैरेलल टू कह दें चाहे इक्वल टू कह दें, क्यों काम चल रहा है। बिकॉज थीटा 90 है, इसलिए नहीं कि बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, इसलिए कि थीटा 90 है। तो क्योंकि थीटा 90 है तो हमें पता चल गया कि ए कैप क्रॉस बी कैप जो है वो भी यूनिट वेक्टर ही आएगा, तो उसको हम इसके इक्वल लिख सकते थे। ठीक है, तो तो इतना मतलब मत लिखो, सीधा ही लिख दो। ए एंड बी तो यूनिट गिवन है ना पहले ही, क्वेश्चन में ही उसको ए कैप बी कैप दिया हुआ है। एक बार बच्चों सोच लो ध्यान से, कोई डाउट है प्लीज आस्क अब। पैरेलल वेक्टर के यूनिट वेक्टर सेम क्यों नहीं होते, क्या मतलब।
आपका एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा वेक्टर है 4i कैप प्लस 6j कैप। तो ये दोनों तो पैरेलल हैं आपस में। तो सेम रेशियो में होने जरूरी है ना, 2/4 इक्वल टू 3/6। हाँ बच्चों प्लीज इसको ध्यान से देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। ये वाले रिलेशन है, इनसे ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं पूरी एग्जैक्ट। ए डॉट बी 0 एक बार लिख के देखना पड़ेगा, मतलब यू विल हैव टू राइट, मतलब ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही बी वेक्टर को भी वैसे लिखना पड़ेगा। फिर उससे ना 6 वेरिएबल आते हैं, पर हाँ 6 इक्वेशंस आएंगे वेरिएबल। 5 बनती हैं इक्वेशन। 6 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन तो दोनों, मतलब 2 इक्वेशंस तो दोनों के यूनिट वेक्टर की आ गई, तीसरी डॉट प्रोडक्ट 0 की आ गई, 3 नहीं 3 6 बन जाएंगी। कौन कौन से बताना? अगर हम बच्चों मतलब ये बात कर रहे हैं कि क्या हम एग्जैक्टली ए कैप और बी कैप वेक्टर्स की वैल्यूज निकाल सकते थे। तो अगर हम ए कैप और बी कैप दोनों को एक्स वाई और जेड की टर्म्स में अज्यूम करते हैं, मतलब कुछ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से। वैसे तो ये बच्चों आपका उसमें आएगा फर्दर अभी मैथ्स में 3D में और वेक्टर्स में। तो आपका एक रिलेशन तो ये बन जाएगा कि जो जो भी आप मानोगे उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो एक इक्वेशन आ गई ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 की, एक इक्वेशन आ गई बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 की, 2। तीसरी इक्वेशन बनेगी डॉट प्रोडक्ट 0 करने की, 3। और नेक्स्ट जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को इक्वेट करोगे तो उससे आप फिर अब आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर सकते होगे। तो 3 इक्वेशंस वहां से आ जाएंगी, इजंट इट? ऑब्वियसली इतना लंबा आएगा नहीं, तो वैसे बात कर रहे हैं हम। एक इक्वेशन ए डॉट बी से आई, 3 इक्वेशन हाँ इनके कंपेयर करके आई, एक हाँ इक्वेशन वो √13 से आ जाएगी दोनों का बोल के कि क्या ए का √13 से नहीं आएगी भी। अच्छा, ना, नहीं नहीं ये वो आएगी ना कि यूनिट जो वेक्टर। आपने कि दोनों इंडिविजुअली उनका मैग्नीट्यूड 1 है, उससे एक एक आएगी। स्पर्श आपका डाउट क्लियर हो गया? और बच्चों किसी का कोई भी डाउट प्लीज आस्क। ये समझ आ गया कि इस केस में हमने इक्वालिटी क्यों लगा दी? बताओ, लिखो चैट में क्यों, सर क्यों इक्वालिटी। यस सर अगर इसमें तो मतलब जैसे 90 एंगल है तो एक बार मतलब वो बता दो करके कि अगर 90 ना होता तो फर्क कहाँ पे पड़ता, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन लिखी है। मतलब यहाँ तो हमने सीधा इक्वल लिख दिया। अगर मान लो हमें सिर्फ ये कंडीशन बनानी होती, सी अगर हमें ये कहना है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है ना, हाँ यहाँ जी। तो हमने कह दिया कि वेक्टर इक्वल ही होगा। पैरेलल वेक्टर की क्या कंडीशन होती है? कि कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो, मतलब रेशो को।
कि दोनों वेक्टर्स के आई कैप की जो रेशियो है वही जे कैप की होनी चाहिए, वही के कैप की होनी चाहिए। सर यस सर 4 इक्वेशंस तो आ गई, बाकी 2 कहाँ से आ रही हैं, लास्ट वाली 2? देखो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन तो सीधा इसी से आ गई, यस सर, एक डॉट वाली है से ना, आ आई गई। कैप जे कैप और के कैप को इक्वेट करके। यस सर, एक आ गई डॉट प्रोडक्ट से, 4। बाकी 2। बाकी 2 आएंगी कि जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। ठीक है सर। अंडरस्टूड बच्चों? मतलब इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो थोड़ा सा सॉल्विंग वाला पार्ट है या न्यूमेरिकल पार्ट है वो यही वाला है, ऐसे इक्वेशन वाला। और मैंने मतलब आपको एक तरह से उसका वर्स्ट केस सिनेरियो लेके दिखा दिया कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स बन सकता है सारा कुछ। ठीक है, ओके। तो बच्चों क्या होता है कि ये बच्चों ऑफ कोर्स के से आप लैम्डा निकाल सकते हो, है ना, इफ रिक्वायर्ड, के को 2 पाई बाय लैम्डा पुट करके। राइट। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो ईएम वेव्स हैं, अच्छा मैंने एक जो लिखाया नहीं ऊपर रिलेशन, ये तो आई बिलीव सबको पता ही है, मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इक्वल टू सी, तो पता ही है ना सबको। राइट। तो अब बच्चों ये जो वेव्स हैं, हमें इनकी सारी प्रॉपर्टीज का आइडिया लग गया है। अब ये जो वेव्स हैं इनका इनकी अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, ऑब्वियसली अलग अलग वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन इनकी क्या वेवलेंथ्स हैं, उसके बेसिस पर ये ईएम वेव्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों थोड़ा सा याद रखने वाला है पार्ट। तो अगर बच्चों हम एक पूरी बड़ी रेंज बनाएं ईएम वेव्स की, तो ये जो फिगर है हमने इसमें क्या किया हुआ है, वी आर गोइंग फ्रॉम बिग वेवलेंथ टू स्मॉल वेवलेंथ। ठीक है, तो विच मीन्स कि मतलब हम डिक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स कि हम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें ये आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब वेवलेंथ्स हैं, देखो हम किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है, ठीक है, वो कितनी हो रही है, 1000 मीटर्स, राइट, 1 किलोमीटर, which is nearly the order of some very tall buildings or mountains, right? उससे आगे हम जैसे जैसे जा रहे हैं, तो बेसिकली कौन कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज बनती हैं वेव्स की, देखो सबसे पहले सबसे बड़ी जो वेवलेंथ्स हैं वो हैं रेडियो वेव्स। फिर उससे छोटी जो आ जाती हैं, ये जो फिगर्स दिए हुए हैं बच्चों, ये आइडिया मतलब देने के लिए है कि किस साइज की हम बात कर रहे हैं। जो उससे छोटी हो गई वो हो गई माइक्रोवेव्स, जो उससे छोटी हो गई वो हो गई इंफ्रारेड, देन वो हो गई विजिबल, उससे आगे फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे एंड फिर गामा रेस। तो गामा रेस की जो वेवलेंथ है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, वो उसका ऑर्डर हो जाता है रफली जो न्यूक्लियस का साइज होता है उस ऑर्डर का।
ठीक है, और जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है रेडियो वेव, उसका ऑर्डर हो जाता है बिल्डिंग्स या माउंटेन्स का। ठीक है, क्या ये रफ आइडिया लग रहा है? सर ये माइक्रो की 10⁻⁻² है कि 2 है सिर्फ? क्या चीज है? ये जो माइक्रोवेव्स की -2, दिखा रहे, -2। ये इन्होंने ये ह्यूमंस से कंपेयर किया है। नहीं, इन बिटवीन दिखाया ना, ह्यूमन थोड़ा लेफ्ट पे है देखो, ऑब्वियसली ह्यूमन यस का सर। 10⁻² मीटर नहीं है। हाँ। अच्छा, ये टेम्परेचर का आइडिया लग रहा है बच्चों आपको? ऐसा क्यों दिखाया है कि टुवर्ड्स राइट टेम्परेचर बढ़ रहा है? किस रिलेशन से टेम्परेचर का आइडिया लगता है विद वेवलेंथ? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डी ब्रॉगली में कहां से आ गया टेम्परेचर? जो वीन्स लॉ होता है, लैम्डा एम टी इक्वल टू बी। तो आप देख सकते हो कि जितना वेवलेंथ कम होती जा रही है उतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दो, इसका हमने कोई यूज नहीं करना टेम्परेचर का अभी, बट जो वीन्स लॉ होता है, लैम्डा एम इंटू टी। कुछ लोग सोच रहे हैं कौन से लॉ की बात कर रहे हैं सर, हमने तो कभी सुना ही नहीं। नहीं, ये बनाना नहीं है बच्चों, रेडिएशन में आया था भाई। ठीक है जी। तो बच्चों आप ये देखोगे अभी, मतलब कि ये वेवलेंथ्स जो गिवन है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि एक्चुअली एप्लीकेशन भी उससे लिंक्ड है। ठीक है, चलेंगी बेस्ड अपॉन दिस। तो एक्चुअली व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू नो इज, जो अब हमें याद रखना पड़ेगा वो है, सबसे पहले तो एक ये टेबल, ठीक है। तो मतलब इसमें हम समझना नहीं है हमें कि ये कहां से आया है। ठीक है, ये बेसिकली फॉर जेई मेंस, ओनली फॉर जेई मेंस। हाँ, ये एनसीईआरटी का टेबल है। एक्चुअली उनके सिलेबस में मेंशन नहीं है कि यू आर सपोज टू नो प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन, बट उन्होंने पूछा हुआ है जेई मेंस में। तो और इसके आगे कहीं और एप्लीकेशन नहीं है। तो ये बच्चों मतलब लिखना है आपने, बट अभी नहीं, होमवर्क में। ठीक है, तो ऊपर वाली डायग्राम का कुछ नहीं करना, वो तो आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए थी कि हम किस, मतलब किस रेंज में बात कर रहे हैं, किस वैल्यूज में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो
तो मतलब आपको देखो अब क्या क्या पता होना चाहिए बेसिकली हमें, कि ये जो स्पेक्ट्रम के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ये इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो हमें बेसिकली जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में क्या क्या इन्फो का आइडिया होना चाहिए। एक है इनकी वेवलेंथ रेंज, ये वेवलेंथ रेंज ना बच्चों, मतलब ये कोई बड़ी फिक्स नहीं होती, ये बड़ी अप्रोक्सीमेट सी होती है। तो मतलब कंफ्यूज मत होना कि किसी बुक में कुछ दी हुई है, किसी बुक में कुछ दी हुई है। बहुत ब्रॉड आइडिया होना चाहिए आपको ये वेवलेंथ रेंज का। दूसरा, आपको वेवलेंथ रेंज से आप फ्रीक्वेंसी रेंज का आइडिया लगा सकते हो, राइट? वो तो हमें मतलब एक याद रखोगे तो दूसरा तो अपने आप आ जाएगा ना। तीसरा है उनकी प्रोडक्शन, कैसे हम ये अलग अलग वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। चौथा है डिटेक्शन, और पांचवा है यूजेस। ये वाला पार्ट जो है, ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि ऊपर वाले टेबल में दिया हुआ है, ये सिर्फ मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है? नहीं, एवरी ईयर तो मुझे कोई जरूरी नहीं पता कि आएगा ही, मतलब ईएम वेव से तो क्वेश्चन आना ही है। क्या आएगा ये तो पता नहीं। डू मतलब सेम, गामा रेस की डिटेक्शन भी वैसे ही होती है जैसे एक्स रेस की होती है। ठीक है? तो ये बच्चों आपने आज घर जाके नोट करना है। मतलब इट इज यूजफुल टू रिमेम्बर, जब पता है कि एक क्वेश्चन इससे आना ही है इस चैप्टर से। प्रिंट करके नहीं लगाना, लिखना है। फिर तो पता ही है कि बुक में है, लिखोगे तो थोड़ा सा याद रहेगा। तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इनकी एप्लीकेशंस की। ठीक है? तो ये भी बच्चों आपने एप्लीकेशंस में अभी, गामा रेस की डिटेक्शन इज सेम एज एक्स रेज। मैं बच्चों यूजेस खोल रहा हूँ, ये भी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? ये मॉड्यूल से ही लिखने हैं हमें। तो वैसे तो मॉड्यूल में मतलब ये भी लिखा हुआ है, प्रोडक्शन डिटेक्शन भी।
ठीक है, तो एक बार देख लेना कि बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं या क्या है। अब बच्चों इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। जो बच्चों सबसे बड़ी वेव्स हैं जिनको हमने बोला एज रेडियो वेव्स, ठीक है, वो रेडियो वेव्स के क्या क्या यूजेस हैं? टू सेंड टीवी रेडियो सिग्नल्स एंड सेल फोन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बच्चों इसका आप आइडिया लगा सकते हो। देखो जैसे जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज है। तो आपको पता है जैसे हम रेडियो की बात करते हैं, रेडियो जो हमारे घर आता है एफएम रेडियो, वो कितना होता है, उसमें क्या फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होती हैं? समवेयर अराउंड 88 से 107 मेगाहर्ट्ज होता है ना? जो एएम होता है उसकी कम होती है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों क्या होता है, ये वैसे तो ये आप देख सकते हो 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज एक बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इसको ध्यान से समझना, मतलब फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये जो इतनी बड़ी रेंज है ना, इसको वर्ल्ड वाइड एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिया गया कि भाई इस फ्रीक्वेंसी रेंज से इस फ्रीक्वेंसी रेंज तक हम टीवी सिग्नल के लिए यूज करेंगे, इस रेंज से लेके इस रेंज तक हम रेडियो के लिए यूज करेंगे, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हम सेल फोन कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक वर्ल्ड वाइड डिसाइड किया गया हुआ है। ठीक है, अब उससे फर्क क्या पड़ता है बच्चों? एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, वो कुछ और चीज है। एफएम इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो कुछ और चीज है, वो पहले होती थी आपके कम्युनिकेशन चैप्टर में, अब कट गई है। तो अब बच्चों क्या होता है कि जो फर्दर सेल फोन कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल सेल फोन कम्युनिकेशन के लिए एक रेंज डिसाइड हो गई, मैं मतलब बिल्कुल इमेजिनरी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता वैल्यूज का, लेट अस से कि वो रेंज डिसाइड हुई 200 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि उसको रेडियो से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर अब वो जो रेंज है लेट अस से 200 से लेके 300 तक, वो अलग अलग जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनको एलोकेट कर दी जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल 200 से लेके 230 तक जियो को मिल गई, 230 से लेके 260 तक एयरटेल को मिल गई, बाकी वोडाफोन को मिल गई। ठीक है, तो उसकी ऑक्शन होती है, आपने सुना होगा ना, 2G स्कैम सुना था? तो ये क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट ना फ्रीक्वेंसी रेंज को ऑक्शन करती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसके करस्पॉन्डिंग 4G सिग्नल है। अब जो लेटेस्ट आ रहा है, मतलब इन द कमिंग ईयर, एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसके करस्पॉन्डिंग 5G सिग्नल है। तो उसकी ऑक्शन होएगी, जो ऑपरेटर ने सबसे ज्यादा पैसे दिए उसको वो वाली रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो जो सो कॉल्ड 2G स्कैम था उसमें ये था कि गवर्नमेंट ने बहुत कम रेट्स पे दे दी थी कुछ ऑपरेटर्स को 2G फ्रीक्वेंसी। तो ये ऐसे ऐसे मतलब फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो आपको बच्चों ख्याल होगा, नहीं आपको शायद ख्याल नहीं होगा, जैसे जब 4G आया था, ठीक है, आई थिंक 4G को आए मेरे ख्याल रफली शायद 4 से 5 साल हो गए। ठीक है,
तो जब 4G आया था तो उस टाइम पे जैसे जो एप्पल वाले आईफोन्स थे उनमें क्या था कि उनमें अब बेसिकली तो सारा खेल क्या है, सेल फोन ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करना है। तो ये आईफोन्स जो हैं वो इंडिया में बनते ही नहीं, बाहर बनते हैं यूएस में। तो उन्होंने वहां की 4G रेंज के हिसाब से बनाए हुए थे। तो इसलिए ऐसा था कि उस टाइम पे जो आईफोन्स इंडिया में आते थे उन पे 4G नहीं चलता था। मतलब यूएस में चलेगा 4G क्योंकि वो यूएस की फ्रीक्वेंसी रेंज के करस्पॉन्डिंग बना हुआ था, इंडिया में नहीं चलेंगे। तो वो धीरे धीरे उन्होंने अपडेट करके ऐसा किया था कि भाई हाँ 4G चलना शुरू हो जाए उन पे। तो अब भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं, जैसे कई कंपनीज के अलग अलग मॉडल्स आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर मॉडल हर जगह चल जाएगा, वो स्पेसिफाई करते हैं कि दिस इज फॉर दीज कंट्रीज, दिस इज फॉर दीज कंट्रीज, क्योंकि वो उन्होंने उसके हिसाब से उसकी वो फ्रीक्वेंसी रेंज सेट की होती है। ठीक है बच्चों, आपको एक और भी आइडिया लगेगा। जैसे क्या होता है बच्चों, सबसे बड़े सिग्नल्स जो होते हैं वो होते हैं रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, मतलब रेडियो से मतलब मैं बात कर रहा हूँ वही जो एक्चुअल रेडियो जिसको हम बोलते हैं। अच्छा बच्चों, अगेन जस्ट फॉर योर नॉलेज, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर गवर्नमेंट ने भी अपने पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज रखी होती है जिसको वो पर्टिकुलरली यूज करती है फॉर डिफेंस पर्पसेस या फॉर देयर ओन कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, जिसके और कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। वो 100% कॉन्फिडेंशियल होती है। ठीक है, तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि रेडियो सिग्नल जो होता है वो जनरली सबसे बड़ा होता है। ठीक है, रेडियो सिग्नल इस ऑर्डर का होता है कि जैसे बच्चों इस फिगर से आइडिया लगाओ कि रेडियो सिग्नल जो है आप ये देख सकते हो कि वो बिल्डिंग्स के ऑर्डर का है। ठीक है, तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जो रेडियो सिग्नल होता है, आपने ऑब्जर्व किया है कि आप घर के बाहर हो तो आपका रेडियो प्रॉपर चलेगा, घर के अंदर आप होगे तो रेडियो का सिग्नल कई बार उतना अच्छा नहीं आएगा, आप बेसमेंट में चले जाओ और खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो एक्चुअली सिग्नल, मतलब वो जो वेव है वो इतनी बड़ी है कि वो इतना इजीली जो छोटी छोटी स्पेसेस हैं उनके अंदर एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, जो अब रेडियो से थोड़ा सा छोटा होता है टीवी सिग्नल, बट वो भी इनफ बड़ा होता है। ठीक है, तो अब आपको देखो समझ आएगा कि हम टीवी के लिए एंटीना क्यों यूज करते हैं। टीवी सिग्नल भी इतना बड़ा होता है कि वो डायरेक्टली आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। इट इज अ बिग वेव। तो उसको अब हम कैसे कैप्चर करते हैं, क्या करते हैं, हमने छत पे एंटीना लगा दिया बड़ा, वो उसको कैप्चर कर लेगा। अब एंटीना से हम उसको नीचे वायर में ले आएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? अब इनसे और छोटा जो सिग्नल होता है कंपैरेटिवली, वो होता है हमारा मोबाइल फोन वाला। ठीक है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए हमने सिग्नल रखा हुआ है उसकी जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो कंपैरेटिवली बड़ी है, या ऐसे कह लो जो उसकी वेवलेंथ है वो टीवी रेडियो एटसेट्रा के कंपैरिजन में छोटी है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि क्योंकि ये छोटी है तो इसलिए ये वाली जो वेव है ये आराम से घर के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, तो हम इसलिए घर के अंदर भी मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि जैसे अगर हम लिफ्ट के अंदर होते हैं, वहां पे मोबाइल का सिग्नल खराब हो जाता है।
राइट? तो वो अगेन वही कंसेप्ट है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि लिफ्ट ने कुछ खास कर दिया। चलो एक सिंपल बात करते हैं, हमारे घर के अंदर बच्चों जो मोबाइल का सिग्नल है वो कहां से आ रहा है, ये बताओ, वो एंटर कहां से कर रहा है? नहीं, स्काई से तो आ रहा है, घर के अंदर कैसे घुस रहा है, रास्ता क्या है? मोबाइल सिग्नल दीवारों के थ्रू नहीं आ सकता, दीवारों से आर पार होके नहीं आ सकता मोबाइल सिग्नल। इट इज अ बिग सिग्नल, ठीक है? वो दीवार के अंदर से नहीं आ सकता, वो आ रहा है खाली जगहों से, बेसिकली जहां से हवा आ रही है आपके पास। तो जो छोटी छोटी जगहें हैं, आप सोचो जहां से बाहर से हवा एंटर कर सकती है, ठीक है? जो डोर्स हैं, डोर्स और दीवार के बीच में जो छोटा छोटा गैप है, उन सब जगहों से हवा अंदर आ रही है, उन्हीं सब जगहों से मोबाइल सिग्नल एंटर कर रहा है, ठीक है? अगर आप इमेजिन करो, अगर आप एक रूम के अंदर हो और आप उस रूम को परफेक्टली सील कर लो, ठीक है? मतलब जो उसके डोर्स विंडोज हैं उनको बिल्कुल सील कर दो, कोई टेप से या कोई जेल से या कुछ, तो आपको मोबाइल सिग्नल नहीं आएगा बाहर से। मोबाइल सिग्नल ऐसा नहीं है कि शीशों से या दीवारों से एंटर कर जाता है, कहीं पर भी। ठीक है, जहां पर भी आपने मतलब एक कोई जगह को बिल्कुल सील कर दिया, उस जगह पर मोबाइल सिग्नल एंटर नहीं कर पाएगा। मोबाइल सिग्नल, क्योंकि उसकी भी वेवलेंथ ठीक ठाक बड़ी है। ठीक है, लिफ्ट में क्या हो जाता है, लिफ्ट बिल्कुल क्लोज स्पेस बन जाती है, ठीक है? तो इसलिए लिफ्ट के अंदर सिग्नल बहुत खराब हो जाता है। सर यस। सर जो सेल फोन कम्युनिकेशन के अंदर ऑप्शंस वगैरह आपने बताई थी, उसके अंदर जैसे कि कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली हो रही है ऑप्शन, तो फिर उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट भी होगा ना, मतलब कि हाँ। ज़्यादा रेंज यस, दे रहा है या फिर वो ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है? इसमें भी मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि अब दो दो बातों में ट्रेड ऑफ होता है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उतनी एनर्जी उसमें ज्यादा मिलती है, ठीक है? मतलब एनर्जी ज्यादा को उससे रिलेट करते हैं हम कि उतना ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो सकता है उससे, ठीक है? मतलब जैसे 4G में हमें पता है कि ज्यादा डाटा ट्रांसफर होता है कंपेयर टू 2G या 3G, बट इसमें ट्रेड ऑफ ये होता है कि उसकी रेंज बहुत कम होती है 4G सिग्नल की। अब जैसे मान लो आगे 5G आएगा तो उसकी रेंज और कम होगी, मतलब उसमें एंटीनाज बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। 2G के अगर मतलब एक सिटी में 10 एंटीनास चाहिए होंगे तो 4G के 50 एंटीनास चाहिए होंगे, तभी हर जगह 4G आएगा। 5G में और ज्यादा चाहिए होंगे, तो ये होता है। यस, इसीलिए 2G सिग्नल हर जगह आ जाता है, इजीली आ जाएगा, राइट? 4G कंपैरेटिवली कम जगह आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है बच्चों, अगर हम इससे थोड़ा छोटे सिग्नल्स की बात करते हैं, वो होता है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स में देखो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। रडार सिस्टम्स इन नेविगेशन, ठीक है? सबको पता है रडार सिस्टम क्या होता है, जिसे एयरप्लेन्स नेविगेट करते हैं। स्पीड गन्स इन स्पोर्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, स्पीड गन से क्या किया जाता है, जो हम मतलब बॉलिंग करवा रहे हैं तो बॉल की स्पीड, टेनिस में स्पीड, ऑटोमोबाइल्स में क्या मतलब होता है स्पीड गन का, जिससे चलान काटते हैं, ठीक है? फिर
माइक्रोवेव से एक सिंपल एप्लीकेशन जो याद रहती है वो है माइक्रोवेव ओवन्स, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, हमने अभी रेजोनेंस वाला कंसेप्ट पढ़ा। माइक्रोवेव्स में क्या होता है कि जो माइक्रोवेव्स जिस रेंज में आते हैं, ठीक है, 10⁻⁻² के आसपास, इनकी जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। तो होता क्या है कि जैसे आपने जब किसी भी सामान को माइक्रोवेव के अंदर रखा है, तो जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, उससे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रेजोनेंस बन जाती है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, लार्ज एम्पलीट्यूड्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज एम्पलीट्यूड्स के साथ ऑसिलेट करते हैं, और उस कारण से वो लार्ज एम्पलीट्यूड जो है वो हमें किस फॉर्म में दिखता है, इन टर्म्स ऑफ हाई टेम्परेचर। तो ये कंसेप्ट होता है, एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई, जैसे आपको आइडिया होगा कि माइक्रोवेव में हम कुछ स्पेसिफिक फूड्स को ही गर्म कर सकते हैं, स्पेसिफिक यूटेंसिल्स ही रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइप का सामान आप माइक्रोवेव के अंदर रख सकते हो, ठीक है। तो ये इसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, ये आ सकता है कि माइक्रोवेव से खाना कैसे गर्म होता है, ये मतलब क्वेश्चन बन सकता है। तो जनरली जो फूड्स होते हैं उनमें वाटर कंटेंट होता ही है ना हमेशा, तो इसलिए फूड्स तो हो ही जाते हैं सारे, यूटेंसिल्स में प्रॉब्लम आती है हमें, है ना। उससे अगले होते हैं बच्चों इंफ्रारेड लैंप्स, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, वो और छोटी वेवलेंथ बन गई। इंफ्रारेड रेज को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, फिजिकल थेरेपी, आपको पता है जो फिजियोथेरेपी होती है, तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो देसी तरीका होता है, हम कहते नहीं कि जैसे कहीं पे कोई मतलब कोई स्प्रेन आया या कुछ आया तो सेक दे दो, राइट। उसी का जो बेटर फॉर्म है वो अब क्या होती है कि हम इंफ्रारेड लैंप से वहां पे हीट दे देते हैं। बेसिकली इंफ्रारेड रेस का हीटिंग इफेक्ट अच्छा होता है, तो इंफ्रारेड लैंप्स का काम क्या है, वो हीट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेस की हेल्प से ही अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है यूजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये क्या होता है बेसिकली बच्चों कि सन से जो रेज आ रही हैं वो तो सारी की सारी आ गई अर्थ पे। अब जो ओजोन लेयर है, ठीक है, वो क्या करती है, वो इंफ्रारेड रेस को, मतलब आप सोचो कि वो रेस जो हैं वो अर्थ से टकरा के रिफ्लेक्ट भी होंगी। अब जो ओजोन लेयर है वो इंफ्रारेड रेस को वापस नहीं जाने देती, मतलब रिफ्लेक्ट होके दोबारा वापस नहीं जाने देती, वो ट्रैप कर लेती है वहीं पे। तो इंफ्रारेड रेज वहीं पे रह गई, अर्थ के आसपास ही रह गई, तो उस कारण से उनका हीटिंग इफेक्ट है, तो उस कारण से अर्थ का एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, infrared detectors are used in earth satellites both for military purposes and to observe growth of crops। तो जहां पर भी हीटिंग इफेक्ट है वहां पे बेसिकली सैटेलाइट्स में मिलिट्री पर्पसेस से क्या होता है, अब तो आपने बहुत सारी सीरीज में मूवीज में देखा होगा, बेसिकली वो थर्मल डिटेक्शन हो जाती है, जहाँ पे कुछ हीट है उससे आइडिया लग जाता है कि वहां पे कोई पर्सन है, क्योंकि हर पर्सन की अपनी एक हीट होती है। तो आपको पता होगा वैसी वो भी आती हैं, बाइनोकुलर्स भी आती हैं जो हीट को डिटेक्ट कर लेती हैं, उन सब में यही इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। तो यस, नाइट विजन कैम्प्स का भी यही प्रिंसिपल होता है। फिर बच्चों आपको आइडिया होगा, मतलब बहुत सारे रिमोट्स में, टीवी का, एसी का, एक्सेट्रा, वो रिमोट का जो सिग्नल होता है वो इंफ्रारेड होता है।
तो मतलब वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली कोई हीटिंग इफेक्ट का हम यूज कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उसका काम तो सिर्फ सिग्नल ट्रांसफर करना है। वो आप बच्चों देख भी सकते हो, ये सबने ट्राई किया होगा। जैसे जैसे आप एसी का रिमोट का बटन प्रेस करो और मोबाइल से फोटो खींचो उसकी या वीडियो बनाओ, तो वो रेड नजर आता है ना? तो दैट इज इंफ्रारेड रे। बच्चों ये ना फोन्स, जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए थे, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि जैसे मतलब 2001-2 में तब मोबाइल फोन्स आने शुरू हुए थे बिल्कुल। तो तब सिंपल नोकिया का फोन आता था, जिसमें मतलब और कोई फीचर नहीं होते थे, सिंपली कीपैड होता था और बेसिक आप टेलीफोनी और वो सब यूज कर सकते थे, राइट? तो उस टाइम पे जैसे जैसे फोन्स आने शुरू हुए, तो जैसे 2003 2004 में जो फोन का स्पेशल फीचर कहते थे, तो उसमें कहते थे कि भाई इसमें इंफ्रारेड ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है? तो दैट वाज अ मींस ऑफ डाटा ट्रांसफर, जैसे जो आजकल हम कहते हैं वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ और ये सब कुछ जो आ गए, उस टाइम पे वो इंफ्रारेड से होता था। तो फोन के ऊपर एक छोटा सा पोर्ट बना होता था, वो रेड से कलर का होता था। तो अगर आप बिल्कुल उसके साथ चिपका के एक दूसरा फोन रख दो, तो इट वाज पॉसिबल कि आप एक फोन से दूसरे फोन तक फोटो भेज सकते हो, ठीक है? फोटो, तब वीडियो और गाने की तो बात ही नहीं कर सकते थे, फोटो। और वो फोटो भेजने में भी 15 मिनट लगते थे। तो मतलब वो इंफ्रारेड से जो डाटा ट्रांसफर होता था वो इतना स्लो होता था। तो अब वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, आपको पता ही है अब क्या कुछ आ गया, इंफ्रारेड से ब्लूटूथ आ गया, ब्लूटूथ के अलग अलग वर्जन आ गए, ब्लूटूथ 1 2 3 4 5, फिर अब ब्लूटूथ के साथ वाईफाई आ गया, राइट? अब जो चलता है मोस्टली वो ब्लूटूथ प्लस वाईफाई का कॉम्बिनेशन टाइप चलता है कुछ, जिससे आप इतना फास्ट ट्रांसफर कर सकते हो। तो कई मोबाइल्स में भी आता है ना, आजकल भी आता है, वो क्लास में लोग पंगे लेते तो होते थे, मोबाइल्स में इंफ्रारेड वाला आता था जिससे एसी का टेम्परेचर चेंज हो जाता था, राइट? तो वो यही काम था उसका। उससे अगला बच्चों विजिबल लाइट, वो तो सबको ही पता है ना, विजिबल लाइट का क्या काम होता है। फिर उससे अगला होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, राइट? तो अल्ट्रा का काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टैनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन, यूज्ड इन लेजर फॉर आई सर्जरी। तीसरा, यूवी लैंप्स आर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर्स, ये सबने सुना होगा, है ना? आरओ, यूवी, हम आरओ सिस्टम कहते हैं, एक यूवी सिस्टम कहते हैं। आजकल तो फिर यूवी दोबारा पिक्चर में आया हुआ है कि भाई हाँ सैनिटाइज करने के लिए। तो अब बच्चों देखो, आप ऊपर से आइडिया लगाओ, जो हमारा स्पेक्ट्रम था, ये अल्ट्रा वायलेट के करस्पॉन्डिंग जो वेव है, वो साइज जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल का है, ठीक है? तो जब हम कहते हैं कि हमने यूवी सैनिटाइजेशन कर दी, उसका क्या मतलब होता है कि ये वेव इस रेंज की होती है कि वो मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे अटैक कर सकती है। तो जब हम कहते हैं कि हाँ हमने यूवी सैनिटाइजेशन कर दी, उसका क्या मतलब है कि जो कोई मॉलिक्यूल इस साइज का होगा, वो उसको मतलब किल कर सकती है वेव, ठीक है? तो अब ये वाली जो वेव्स हैं बच्चों, अब चलो हाँ अभी बात कर लेते हैं, आगे समझ आएगा। तो यस, यूवी तो हमारे लिए तो डेंजरस ही होता है। तो उससे अगला आ जाता है बच्चों एक्सरेज।
एक्सरेज हम सबको पता है कि हम कहाँ यूज करते हैं, राइट? मेडिसिन में हम कहते हैं कि हमने एक्सरेज यूज किया। तो एक्सरेज का साइज इतना छोटा है, ये जो ऑर्डर है 10⁻⁻10, उससे क्या होता है कि एक्सरेज की क्या प्रॉपर्टी बनती है कि एक्सरेज जो हैं वो ह्यूमन स्किन के थ्रू तो पास कर जाती हैं, बट बोन के थ्रू पास नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसलिए जब हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्सरेज डालते हैं तो उससे बोन्स की फोटो आ जाती है हमारे पास। स्किन के तो वो आर पार ही हो गई, तो उसका तो कुछ पता ही नहीं चला, बोन से रिफ्लेक्ट होके आ गई वापस, तो उससे हमें बोन्स का आइडिया लग जाता। ऑफ कोर्स ये जो बच्चों यूवी रेज हैं, एक्स रेज हैं, बोन्स आर वेरी डेंस, इसलिए बोन्स के थ्रू पास नहीं कर पाती, बोन्स में बिल्कुल ही कोई जगह नहीं होती। तो ऑफ कोर्स ये बच्चों यूवी रेज, एक्स रेज जो हैं वो हमारी बॉडी के मतलब सेल्स को किल कर सकती हैं, बिकॉज ये उसी साइज की हैं। तो जैसे आप सबको आइडिया होगा कि हम कैंसर की ट्रीटमेंट में यूवी रेज को यूज करते हैं, राइट? तो कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल सेल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो हम उन सेल्स को उन्हीं के साइज की वेव से किल करते हैं, बट अगेन उसका ट्रेड ऑफ क्या है कि वेव को नहीं पता कि यूजफुल सेल कौन सा है और डेंजरस सेल कौन सा है, तो वो यूजफुल सेल्स को भी किल कर देती है। तो इसलिए वो जो हम कहते हैं कीमोथेरेपी एटसेट्रा, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं वो होती हैं गामा रेज। वो इतनी छोटी होती हैं कि वो न्यूक्लियस के थ्रू भी पास कर जाती हैं, राइट? तो ये एक्स रेज, गामा रेज जो हैं, यस, ये दीवार के आर पार हो जाएंगी। तो वो जो आपने आपकी गेम्स वगैरह में होता भी है ना, पबजी एटसेट्रा में, एक्सरे विजन और ये तो वो यही है कि ये वेव्स तो दीवार के थ्रू पास कर सकती हैं, तो यस, इनकी हेल्प से आपको दिख सकता है। तो गामा रेस का भी जो पर्पस होता है वो यही होता है कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसीलिए नहीं चैनल चेंज कर सकते रिमोट से किसी दूसरे रूम से, क्योंकि वो जो आईआर रेज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी रेंज बहुत कम होती है। जो आजकल, यस, गामा रेज आर डेंजरस फॉर ह्यूमंस। तो आजकल कई जगह पे जो रिमोट्स आ गए वो ब्लूटूथ रिमोट्स आ गए। तो ब्लूटूथ रिमोट्स जैसे फायर स्टिक एक्सेट्रा के साथ ब्लूटूथ रिमोट होता है, तो ब्लूटूथ की रेंज ज्यादा होती है, तो इसलिए उसको आप अलग अलग जगह से भी कर सकते हो। तो इट इज ऑल अबाउट की जो डिवाइस है उसकी, मतलब जो वेव यूज की है उसकी रेंज क्या है। ठीक है बच्चों, चलो दैट्स इट, ये चैप्टर इतना ही है बच्चों, खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको बोला, आपको वेव्स का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, प्रोडक्शन, डिटेक्शन और यूजेस ये आने चाहिए, ये सबने नोट करना है, ठीक है? नोट्स में लिख लेना प्लीज, ये बेसिकली जो दिया हुआ है तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। मैंने आपको एप्लीकेशन इसीलिए समझाई है क्योंकि फिर मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको आइडिया लग गया अब कि वेवलेंथ का जो साइज है उसी के हिसाब से ही उसके यूजेस हैं, है ना? ये आइडिया लग गया आपको अब। ये जो होता है ब्लूटूथ, वाईफाई, सब कुछ, एवरीथिंग इज ईएम वेव्स। तो आपने बच्चों जो होमवर्क करना है नेक्स्ट क्लास में, इसकी एक्सरसाइज 01 का
ऐसा करो, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 0 खत्म कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपना रे ऑप्टिक्स है। ठीक है जी, चलो एक्सरसाइज 0 कर लेना। ठीक है, चलो ओके।